नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पेट्रोल के दाम 10% तक होंगे कम। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को 4 दिन में फैसले की उम्मीद। 26 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने घोषित किए 15 कैंडिडेट। पहली सूची में 4 केंद्रीय मंत्रियों को मिला टिकट। भारत में कब और कहां लाइव देख सकते हैं एकेडमिक अवार्ड, तारीख से समय तक पूरी जानकारी देंगे आपको। राजस्थान में 2-2.5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा बनाया था। सबसे महंगे तेल पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरते हुए सरकार बनने पर कीमतें कम करने का वादा भी किया गया था। राज्य चुनाव से पहले किया वादा अब लोकसभा चुनाव से पहले पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालक एक बार फिर हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसा होता है तो प्रदेश के पेट्रोल पंप एक साथ बंद होंगे और लाखों लोगों को परेशानी होना तय है। प्रदेश में वैट कटौती करने, कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वे लगातार सरकार से वैट कटौती और कमीशन बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। लगातार मांग के बावजूद सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, लिहाजा मजबूर होकर हड़ताल का निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि राज्य सरकार के पास 4 दिन का समय है। हमारी जायज मांगों को गंभीरता से लेकर उन्हें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि राजस्थान में वैट ज्यादा होने से डीलर्स को घाटा झेलना पड़ रहा है। लंबे समय से डीलर वैट को कम करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी वाजिब मांगों पर ध्यान दिया और ना ही मौजूदा सरकार दे रही है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भी पेट्रोल पंप संचालकों ने कई दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रखे थे। बाद में एक कमेटी का गठन करके वाजिब हल निकालने का आश्वासन दिया गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने केवल कमेटी गठित करके औपचारिकता कर ली थी। अब पेट्रोल पंप संचालक तब तक हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। राजेंद्र भाटी का कहना है कि राजस्थान में पिछले 7 सालों से डीलर्स के कमीशन की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस कारण कई पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है। पिछले 7 सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है और किराया भाड़ा भी बढ़ गया, लेकिन डीलर्स का कमीशन नहीं बढ़ा। साथ ही तेल कंपनियां हाई स्पीड पेट्रोल और ऑयल खरीदने का दबाव डाल रही है, जबकि लोग सामान्य पेट्रोल खरीदना चाहते हैं। ये दबाव खत्म होना चाहिए। जयपुर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा ने उनकी मांगों का समर्थन किया था। सत्ता में आने पर पेट्रोल पंप संचालकों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था। अब बीजेपी के सत्ता में आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन वे पेट्रोल पंप संचालकों की मांगों को भूल गए। ये भाजपा का वादा खिलाफी का नमूना है। सरकार के रवैये से न सिर्फ पेट्रोल पंप संचालक बल्कि आम जनता भी परेशान हो रही है। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात की 15 लोकसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पहली सूची में 5 नए चेहरों को शामिल किया है। 10 लोकसभा सीट पर पुराने उम्मीदवार को रिपीट किया गया है। पहली सूची में स्थान पाने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है, जिनमें पुरुषोत्तम भाई रूपाला, मनसुख मांडविया और देवू सिंह चौहान का नाम शामिल है। पार्टी ने देवू सिंह चौहान फिर खेड़ा से खड़ा किया है, तो वही पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया को राजकोट और पोरबंदर की सीट से टिकट दिया गया। बीजेपी ने पहली सूची में सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया है। ऐसे में चर्चा है कि क्या बाकी बची 11 सीटों में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। गुजरात से अभी तक 6 महिला सांसद रह चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने घोषित किन उम्मीदवारों का नाम किया है। कच्छ की बात करें तो विनोद चावड़ा, बनासकांठा से डॉक्टर रेखाबेन चौधरी, पाटन से भरत सिंह डाबी, गांधीनगर से अमित शाह, अहमदाबाद पूर्व अजा
दिनेश मकवाना, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, जामनगर से पूनम माडव, आनंद से मितेश पटेल, खेड़ा से देवू सिंह चौहान, पंचमहल से राजपाल सिंह जाधव, दाहोद से जसवंत सिंह भाभोर, भरूच से मनसुख वसावा और वही बारडोली से प्रभुभाई वसावा, नवसारी से सीआर पाटिल। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी ने 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में 6 सीटें आरक्षित है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात की 14 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई थी। इससे पहले 1999 के चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। इनमें 4 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी अजजा और 2 सीटें अनुसूचित जाति यानी अज्जा के लिए आरक्षित है। ऑस्कर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है। इसमें नॉमिनेट होने वाले सदस्यों के अलावा फैंस को भी इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल का एकेडमिक अवार्ड बस अनाउंस होने ही वाला है। इसमें महज 4 दिन का वक्त बचा है। 10 मार्च यानी रविवार रात को अमेरिका में ये अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया में इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि इसे कब और कहाँ देख सकते हैं। ऑस्कर 2024 की बात कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में ये आयोजित होगा। 10 मार्च को रेड कारपेट सेरेमनी होगी। इसके बाद विनर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। इस बार जिमी किमेल की बतौर होस्ट 3 साल बाद वापसी हुई है। इसके अलावा प्रेजेंट्स के नाम भी अनाउंस कर दिए गए हैं। भारत में आप ऑस्कर को 10 मार्च की रात को नहीं बल्कि 11 मार्च की सुबह 4 बजे से लाइव देख सकेंगे। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस साल ऑस्कर के प्रेजेंट्स में भी किसी भी इंडियन स्टार का नाम शामिल नहीं है, जबकि पिछली बार दीपिका पादुकोण ने देश का नाम रोशन किया था। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने भी ऑस्कर प्रेजेंट वो कर चुकी है। इस बार लिस्ट में निकोलस केज, अल पचिनो, जेंडाया, सैम रॉकवेल, बैड बनी, डेवेंट जॉनसन, क्रिस हेम्सवर्थ, जेनिफर लॉरेंस, एमिली ब्लंट, अरियाना ग्रांडे, टिम रॉबिन्स, स्टीवन स्पीलबर्ग सहित कई हस्तियों के नाम शामिल है। इस बार किलियन मर्फी की मूवी ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशन मिले हैं। इस मूवी का डायरेक्शन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है, जो कि दिग्गज फिल्म मेकर है। इसके अलावा बार्बी, पुअर थिंग्स और किलर ऑफ द फ्लावर मून सहित कई फिल्में टक्कर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो की ईस्ट वेस्ट लाइन पर हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड स्टेज पर देश में पहली बार नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है। कोलकाता मेट्रो में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन और सबसे गहरा मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट भी बनाया गया है। इस लाइन का निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी अफकॉन्स ने किया है। ये कंपनी 159 साल पुराने शाबूराजी पल्लौंजी ग्रुप का हिस्सा है। इस कंपनी ने देश विदेश में कई शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं। यूएई के अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर भी इसी ग्रुप ने बनाया था, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। एक नजर इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताते हैं। शाबूराजी पल्लौंजी ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप की स्थापना 1865 में पल्लौंजी मिस्त्री ने की थी। आज इसमें 15 कंपनियां शामिल है। इनमें एसपी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फोर्ब्स एंड कंपनी और अफकॉन्स इंफ्रा शामिल है। ग्रुप का बिजनेस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एनर्जी, वाटर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट तक फैला है। इस ग्रुप की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी है। इस ग्रुप का बिजनेस 40 से अधिक देशों में फैला है और इसमें 35,000 से अधिक लोग काम करते हैं। यह शाबूराजी पल्लौंजी एंड कंपनी की डिवीजन है। ये देश की पहली ISO 9001/2000 सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। साथ ही यह विदेश में कई प्रोजेक्ट हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी थी।
इस कंपनी ने देश में कई हॉस्पिटल्स, होटल, संस्थान और ऑफिस बिल्डिंग बनाई है। इनमें गुजरात में मारुति और फोर्ड की फैक्ट्री, मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का टावर विंग, ब्रेबोर्न स्टेडियम, पुणे का MCA स्टेडियम, कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू शामिल है। अफकॉन्स इंटरनेशनल की बात करें तो यह देश की टॉप इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में शामिल है। कंपनी ने एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के 25 से अधिक देशों में कई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा किया है। 1959 से यह कंपनी 350 से अधिक इंफ्रा प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है। ये मरीन, LNG और मेट्रो रेल सेगमेंट में देश में लीडर है। कंपनी ने देश में महात्मा गांधी सेतु, नागपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, अटल टनल, चिनाब रेलवे ब्रिज, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के 2 खंड, कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो और जम्मू उधमपुर हाईवे शामिल है। चिनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो इंजीनियरिंग का नमूना है। ये देश में रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। हम बात कर रहे हैं SP रियल एस्टेट की। कंपनी देश में 13 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक रेसिडेंशियल और 6 मिलियन स्क्वायर फीट से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप कर चुकी है। कंपनी ने मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु, ठाणे और कोलकाता में कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। कमर्शियल सेगमेंट में कंपनी ने SP इन्फोसिटी डेवलप की है जो एक मल्टी सिटी टेक पार्क है। इसी तरह कंपनी ने कोलकाता में मास हाउसिंग स्पेस बनाई है जो देश की सबसे बड़ा मास हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कोलकाता मेट्रो की बात करें तो कोलकाता मेट्रो ने आज खोले गए स्टेज में कई कीर्तिमान बनाए गए हैं। देश में पहली बार नदी के नीचे मेट्रो की सुरंग बनाई गई है। 520 मीटर लंबी इस टनल को रिकॉर्ड 67 दिन में बनाया गया है। साथ ही देश की सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन भी इसी लाइन पर बनाए गए हैं। इसका सबसे गहरा डायफ्राम वॉल 55 मीटर की गहराई पर है। साथ ही इस लाइन में देश का सबसे गहरा वेंटिलेटर शाफ्ट भी है। इसकी गहराई 44 मीटर है जो 15 मंजिल इमारत के बराबर है। इसके निर्माण में 2 साल का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में UAE के अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया। ये किसी अरब देश में बनाया पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को बोचानवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनवाया है। कुल 27 एकड़ में बने इस मंदिर को बनाने में करीब 6 साल का समय लगा और इस पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन शाबूरजी बलोची ने किया है। बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेहद जरूरी सूचना है। ये खबर बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा में नंबर बढ़वाने के बारे में है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने इसे लेकर लेटेस्ट नोटिस जारी किया है। इसमें बिहार बोर्ड क्लास 12वीं और क्लास 10वीं यानी इंटर और मैट्रिक परीक्षा में पैसे देकर नंबर बढ़ाए जाने की प्रक्रिया को लेकर सावधान किया गया है। आप ये खबर सुन लीजिए और बिहार बोर्ड रिजल्ट 2024 से पहले BSEB द्वारा जारी आवश्यक सूचना को अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं तो बड़ी गलती हो सकती है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाला है। इसमें लिखा है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समिति यानी BSEB बोर्ड का प्रतिनिधि बनकर आम लोगों को फोन कॉल किया जा रहा है। कॉल करके लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि वे पैसे देकर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में प्राप्तांक बढ़वा सकते हैं। ये पूरी तरह गलत और गैर कानूनी है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। बोर्ड ने आगे लिखा है कि बिहार इंटर मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाएं पूरी तरह बार कोडेड है और उनकी गोपनीयता अक्षुण्ण है। इस प्रकार छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं से किसी भी स्तर से अंक बदलना संभव नहीं है। इसमें समिति के किसी भी कर्मी की किसी स्तर पर संलिप्तता नहीं है। बिहार बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में सूचना दें। जिस नंबर से कॉल आई है वो पुलिस को बताए और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए या फिर साइबर क्राइम सेल में शिकायत करे। किसी भी परिस्थिति में ऐसे असामाजिक तत्वों के झांसे में न आए।
चीन अपने डिफेंस बजट में लगातार इजाफा कर रहा है। चीन एडवांस वेपन्स, मजबूत फाइटर कमांड, कॉम्बैट टैक्टिक्स और स्टेल्थ तकनीक में खूब पैसा लगा रहा है। चीन ने साल 2024 के लिए अपने रक्षा बजट को 7.2% बढ़ा दिया है। चीन ने इसे अब 19.61 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये भारत के रक्षा बजट की तुलना में करीब 3 गुना तक ज्यादा है। हालांकि चीनी सेना के बजट में अब भी अमेरिका के बजट से 54 लाख करोड़ रुपए कम है। अमेरिका का रक्षा बजट लगभग 73 लाख करोड़ रुपए है। चीन ने रक्षा बजट ऐसे समय पर बढ़ाया है जब उसकी अर्थव्यवस्था काफी बुरे दौर से गुजर रही है। चीन ने इस साल के लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य 5% सेट किया है। वही साल 2024 के लिए चीन का रक्षा खर्च 5 साल में सबसे ज्यादा है। चीन ने साल 2023 में भी अपने रक्षा बजट में इजाफा किया था। ड्रैगन लगातार 9 साल से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। लगातार बढ़ रहा है बजट। चीन का रक्षा बजट साल 2020 में 6.6% बढ़ा था। साल 2021 में यह बढ़कर 6.8% हो गया था। वही साल 2022 में 7.1% बढ़ गया था। चीन की योजना है कि वो अपनी सेना को विश्व स्तरीय बना दे। हाल ही की बढ़ोतरी के बाद चीन का रक्षा बजट 19.61 लाख करोड़ पहुंच चुका है। चीन अमेरिका के बाद अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दूसरा देश है। भारत कितना कर रहा है खर्च? तो चीन का डिफेंस बजट भारत से करीब 3 गुना ज्यादा है। भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 6.21 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें 20 अरब डॉलर यानी कि 1.72 लाख करोड़ रुपए का सैन्य आधुनिकीकरण बजट भी शामिल है। रक्षा बजट का 27.67% नए हथियारों और सैन्य प्रणालियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। 14.82% हथियारों और गोला बारूद के रखरखाव और परिचालन तैयारियों पर खर्च होगा। 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए और 22.72% सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर खर्च होगा। इधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यालय में रक्षा बजट में भारी इजाफा देखने को मिला है। साल 2013 में चीन का डिफेंस बजट 8.45 लाख करोड़ था। यह अब बढ़कर 19.61 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। जिनपिंग ने साल 2035 तक अपनी सेना को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने का लक्ष्य रखा है। वहीं चीनी सेना को 2027 तक वर्ल्ड क्लास सेना बनाने का टारगेट भी सेट किया गया है।